Hello all the students, welcome once again. My name is Anil Chaudhary and today we are going to have the second video on CUET for English. पहले वीडियो में स्टूडेंट्स हमने 10 क्वेश्चंस पर बात की थी and today we are going to take another 10 questions which are purely very much relevant for CUET English. And वैसे भी स्टूडेंट्स CUET का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है. On May 15 you people are going to have the paper of English and moreover the best thing is सभी बच्चों का एक ही दिन एक ही स्लॉट में इंग्लिश होने वाला है. So finally students there is no question of normalization कि सर स्कोर बढ़ेगा कम होगा. नॉर्मलाइजेशन में ऐसा कुछ भी इस बार नहीं होने वाला है. तो फाइनली स्टूडेंट्स एक ही दिन में सभी सब्जेक्ट्स के टेस्ट होंगे एंड सभी की डेट शीट आ चुकी है. तो 15th में यू पीपल आर गोइंग टू हैव इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट. सो स्टूडेंट्स इट इज टाइम दैट कि हम लोग कमर कस के इंग्लिश की तैयारी करना स्टार्ट करें. और सबसे अच्छी बात है 12th के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए एंड स्पेशली द स्टूडेंट जो रूरल एरियाज़ में हैं पॉसिबली लैपटॉप डेस्कटॉप पर आप बहुत कंफर्टेबल ना हो. तो आप सबके लिए नाउ इट बिकम्स अ वेरी गुड एडवांटेज कि जो टेस्ट होगा वो पेन पेपर मोड पर होगा. बट एनीवे स्टूडेंट्स एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे टेस्ट कंप्यूटर पर हो या फिर पेपर पर हो, सबसे पहले तो जब तक मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आएंगे तब तक तो स्टूडेंट्स एनीवे आई एम नॉट एबल टू स्कोर. तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये जानो कि पैटर्न क्या है, लेवल क्या है. और CUET की इंग्लिश बहुत टफ नहीं होती बट फिर भी स्टूडेंट्स कई क्वेश्चंस दे लुक वेरी हार्मलेस बट फिर भी एक्यूरेसी उसमें नहीं बैठ पाती. तो सारे स्टूडेंट्स कोशिश करो जो 50 क्वेश्चंस आते हैं उनमें से करीब 12-15 क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन पैसेजेस. देन यू विल हैव सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन idioms एंड फ्रेजेस, वोकैब, ग्रामर. एंड ग्रामर में भी स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड केवल एरर को आइडेंटिफाई करना, सच क्वेश्चंस विल नॉट कम. So technical understanding of grammar is also needed where possibly we need to understand the parts of speech. We need to know what are the various parts of speech. So anyway students hold on, जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो तुम्हें पता चलेगा कि सर कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं. चलिए दिस बिकम्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. आई वांट एवरीवन आराम से पढ़ो इसको, डिसाइड व्हाट इज द करेक्ट आंसर. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में वी पीपल आर सपोज टू फाइंड आउट इस पूरे सेंटेंस में विच इज द एडवर्ब एंड सेकेंड वी नीड टू फाइंड आउट कि वो जो एडवर्ब है व्हाट इज द टाइप ऑफ दैट. तो स्टूडेंट्स मेरा सबसे पहला एडवाइस, यू पीपल हैव टू बी वेरी डेफिनेट अबाउट द वेरियस डेफिनेशंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है, एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्या होता है, इन सबको लेकर स्टूडेंट्स आप बिल्कुल क्लियर हो जाओ. एट द सेम टाइम यू पीपल विल हैव टू सी द वेरियस टाइप्स ऑल्सो. और उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वेन एवर स्टूडेंट जो कम अक्रॉस एनी सेंटेंस, उस सेंटेंस में पॉसिबली किसी भी वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाए, वी शुड बी इन अ कंडीशन टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दैट. जैसे फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स अगर मैं विजिट को अंडरलाइन करता हूँ तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ विजिट. यस ऑफ कोर्स बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. दिस बिकम्स द वर्ब इजंट इट. और अब स्टूडेंट्स अगर मैं हर को अंडरलाइन कर दूँ तो अब यहाँ पर पॉसिबली कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे कि सर हर बिकम्स अ प्रोनाउन, इजंट इट. बट एक्चुअली स्टूडेंट्स यहाँ पर बनाए से हर पेरेंट्स, तो मैं यहाँ पे पेरेंट्स को स्पेसिफाई कर रहा हूँ. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड पेरेंट्स यहाँ पर नाउन है एंड हर पेरेंट्स को स्पेसिफाई करता है. तो कोई शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को स्पेसिफाई करता है, उसकी क्वालिटी शो करता है, उसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव. तो यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो हर है दैट एक्चुअली डज नॉट बिकम एन एग्जाम्पल ऑफ possessive pronoun, it actually becomes an example of possessive adjective. So students इस तरह से we need to identify the part of speech. Okay? I think ये कुछ बच्चों के लिए बड़ा shocking होगा, but exactly this is the case. Okay? Now what is she? It becomes a pronoun and this becomes the subject here. अब आता है students what is seldom. सबसे पहले तो we should know what is the meaning of seldom. सेल्डम का मतलब होता है रेयरली, बहुत कम, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर. इसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं सेल्डम. नाउ सी ट्राई टू अंडरस्टैंड. शी विजिट्स, ओके, बट हाउ ऑफन शी विजिट्स, हाउ ऑफन, आखिर वो कितनी बार विजिट करती है. एंड स्टूडेंट्स बनाए से शी सेल्डम विजिट्स, इसका मतलब है बहुत रेयरली, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर, कभी कभार. अंडरस्टैंड. सो सेल्डम इज द वर्ड which is actually showing the quality of visits. मैं visits को qualify कर रहा हूँ, which is actually a verb. तो किसी भी verb की विशेषता दिखाना that becomes the job of an adverb.
तो सभी स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड सेल्डम इज एन एडवर्ब हियर. ओके, अब क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, व्हाट काइंड ऑफ एडवर्ब इट इज. कई तरह के एडवर्ब्स होते हैं. एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है. एनीवे स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस हैं, व्हाट इज द बेस्ट आंसर? एंड अभी थोड़ी सी देर में आई विल जस्ट शो यू अ स्लाइड where you will have a list of all the types of adverbs also. So anyway students, which is the best answer? When I say seldom, इसका मतलब है बहुत कम. तो जब मैं कहता हूँ बहुत कम, what I am showing? I am showing the frequency here. For example, अगर मैं कहता हूँ he always visits और he visits regularly, understand? तो मैं क्या दिखा रहा हूँ? मैं frequency तो दिखा रहा हूँ. तो always, regularly, seldom, ये सभी ऐसे adverbs हैं जो basically फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं कि मैं कितनी बार विजिट करता हूं. तो स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. आई होप द पॉइंट इज क्लियर. वंडरफुल. अब स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. एनीवे स्टूडेंट्स, इसे बहुत डिटेल में डिस्कस करना, इट इज गोइंग टू बी वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग. हम अपनी क्लासेस में तो डिस्कस करते ही हैं, बट फिलहाल आई वॉन्ट ऑल द स्टूडेंट्स, आप आराम से पॉज करो and try to understand one by one what are the various types of adverbs. Okay, तो students एक बार फटाफट में overview जरूर करवा देता हूँ. Okay, done. Adverbs of frequency, always, never, etc. Degree, very, extremely. हम नहीं कहते हैं this coffee is too hot. और possibly students अगर मैं कहता हूँ it is very good, तो ये very क्या है? That becomes an example of degree. So adverb of degree. Then students, you have adverbs of manner. हमने किसी भी काम को कैसे किया, अंडरस्टैंड. तो जब मैं कहता हूँ yes, you people should study carefully, okay, so what is this? This becomes the manner how you should do the work. Then students, adverbs of place. आखिर आपने कोई भी काम कहाँ किया, या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ look up, look becomes the verb, कहाँ देखना है, up. So up becomes the adverb of place. Look up, look down, etc. Then students, adverbs of time, now, then, soon, etc. Interrogative adverbs. Okay, for example, students, when will you come? So when I say when will you come, this becomes an example of interrogative adverb. Because students, मैं तुम्हारे आने के टाइम के बारे में पूछ रहा हूँ, और क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स इट बिकम्स एन एडवर्ब जो कि इंटरोगेटिव है. अंडरस्टैंड. इंटरोगेटिव का मतलब भी होता है आस्किंग क्वेश्चंस. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सेम वर्ड्स दे कैन एक्चुअली बिकम अ रिलेटिव एडवर्ब ऑल्सो. दे कैन एक्चुअली बिकम अ रिलेटिव एडवर्ब ऑल्सो. जब मैं पूछता हूँ व्हेन विल यू कम, इट बिकम्स अ क्वेश्चन. बट जैसे स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल इफ आई मेक अ सेंटेंस, मैं एक ऐसा सेंटेंस बना दूँ, जैसे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, I will come when you request me. मैं तब आऊंगा जब आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे. तो अब समझो स्टूडेंट्स, when I say I will come when you request me, तो यहाँ पर ये जो when है ना, it is not asking any question. Try to understand. It is not asking any question. But actually ये when कर क्या रहा है? ये when इस पार्ट ऑफ द सेंटेंस को इस पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ रिलेट कर रहा है. तो दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स, ये जो when है, इट विल बी नोन एज रिलेटिव एडवर्ब. स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब when क्वेश्चन पूछता है तो दैट बिकम्स इंटरोगेटिव एडवर्ब. बट when जब सेंटेंस के बीच में आता है एंड किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट्स को रिलेट करता है, दोनों क्लॉजेस को आपस में रिलेट करता है, तो दैट एक्चुअली बिकम्स अ रिलेटिव एडवर्ब. तो एनीवे, ये अपने आप में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसको समझाने में स्टूडेंट्स में बहुत टाइम भी लेता हूँ, अंडरस्टैंड. बट फिलहाल एज वी हैव टू डिस्कस मोर क्वेश्चंस, माय सजेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स, आप लोग चाहें तो अभी, चाहें तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद, बट अच्छी तरह से गो थ्रू मोर एग्जाम्पल्स ऑन रिलेटिव एडवर्ब्स. और वन थिंग इज वेरी क्लियर, रिलेटिव एडवर्ब्स में कभी भी क्वेश्चन नहीं होता और ये हमेशा सेंटेंस के बीच में आता है, अंडरस्टैंड. तो यू पीपल कैन गेस ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑल्सो. अब ऐसे एडवर्ब्स, जो एडवर्ब्स तो है ही, बट साथ में स्टूडेंट्स दे आर कंजंक्शंस ऑल्सो. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देयरफॉर. ओके, सेंटेंस बनाते हैं. ओके, आई कुड नॉट क्लियर द एग्जाम. ओके, देयरफॉर आई डिड नॉट जॉइन द कॉलेज.
I could not clear the exam, therefore I could not join the college. अब सोचो स्टूडेंट्स, ये therefore कर क्या रहा है? ये कंजंक्शन का भी काम कर रहा है and at the same time it is also playing the role of an adverb. तो ऐसे एडवर्ब्स को अपन कहते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब्स. ओके, चलिए आई नो कि मैंने बहुत फास्ट इसको बताया, बट एनीवे पूरे चैप्टर को डिस्कस करना वोंट बी पॉसिबल, बट आई एम गिविंग यू सम आइडिया. आप थोड़ा सा और गूगल करें, टेक सम मोर एग्जांपल्स एंड यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट. चलिए, कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2. नाउ स्टूडेंट्स, व्हेन आई टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, दिस बिकम्स अ क्वेश्चन प्योरली बेस्ड ऑन आर्टिकल्स. मेरा हम्बल सजेशन है सभी CUET के स्टूडेंट से, आर्टिकल्स पर क्वेश्चन एक या दो जरूर आते हैं, और स्टूडेंट्स आर्टिकल्स पर बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है. वंस यू अंडरस्टैंड कि ए और एन को कहाँ यूज़ करना है, वंस यू अंडरस्टैंड कि द को कहाँ यूज़ करना है, द जॉब इज डन. एनीवे स्टूडेंट्स, फिलहाल इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं. व्हाट इज डैश इशू दैट यू आर फेसिंग विथ योर नेबर? नाउ यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर इशू हियर. मैं उस पर्टिकुलर इशू की बात कर रहा हूँ जो आपका नेबर के साथ चल रहा है. तो स्टूडेंट, जब मैं किसी पर्टिकुलर इशू की बात करता हूँ तो वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द यूज करना विल बी करेक्ट. तो व्हाट इज द इशू, दिस बिकम्स द करेक्ट आंसर. ओके, हाँ, बट अगर मैं सेंटेंस बनाऊँ, फॉर एग्जाम्पल, देर इज एन इशू, देर इज एन इशू, तो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड. अगर मैं इन जनरल कहता हूँ हाँ कोई मैटर है, तो वहाँ पर देर इज एन इशू, तो दैट बिकम्स द करेक्ट आंसर. पर जब मैं किसी पर्टिकुलर इशू की बात करता हूं तो वहां पर स्टूडेंट्स डेफिनेट आर्टिकल को यूज करना सही होगा. ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, ए एंड एन, इन दोनों को अपन कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स. ओके, एंड देन स्टूडेंट्स द इज नोन एज डेफिनेट आर्टिकल. ओके, तो कम से कम ये डिफरेंस अपन जरूर ध्यान में रखें. तो कहीं पर भी कोई चीज़ अगर डेफिनेट है, पर्टिकुलर है, तो वहाँ पर द आएगा. और कई बार जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, इन सब के साथ अपन द यूज़ करते हैं. तो द ताजमहल, द हिमालयन माउंटेन रेंजेस, द थार डेजर्ट, ओके, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम. जनरली स्टूडेंट्स हम किसी के नाम के साथ द नहीं लगाते हैं. आई कैन नॉट से द इंडिया, बट आई कैन डेफिनेटली से द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. ऐसी बहुत सारी बातें हैं, तो आर्टिकल्स भी आप लोग प्लीज इग्नोर मत करना. ठीक है, डन. चलिए, वॉच डैश, वॉच अ ब्रिलियंट प्लान. वैसे भी स्टूडेंट्स प्लान सिंगुलर है, और ए और एन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले ही आते हैं. आई रिपीट, ए और एन, दे विल ऑलवेज कम बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. तो एनीवे स्टूडेंट्स, प्लान है सिंगुलर, तो यहाँ पर ए लेने में कोई दिक्कत नहीं है. When do you prefer having breakfast? यहाँ पर students actually no article is going to come. No article is going to come because breakfast, this becomes the first meal of the day and this is not countable, understand? तो breakfast countable नहीं है, तो I cannot say a breakfast, I cannot say an breakfast, तो क्या बिल्कुल possible नहीं होगा. And the breakfast, क्योंकि मैं किसी particular breakfast की बात नहीं कर रहा हूँ, understand? मैं तो in general बात कर रहा हूँ, तो the भी नहीं आएगा. The students, when do you prefer having breakfast? So no article is going to come here. And where can one find such innovative? So innovative में students, जो people see vowel sound is coming. So that is the reason such an innovative item. So that becomes the right answer. तो इस तरह से स्टूडेंट्स अगर मैं मैच करूं तो यू विल डेफिनेटली गेट द करेक्ट आंसर. तो आर्टिकल्स का बेसिक नॉलेज CUET में बहुत इंपॉर्टेंट है, डू अंडरस्टैंड. After taking 2 questions on grammar, I'll be discussing a few questions on vocab as well. Now see students, a word is given to us and among the 4 options we need to find out the option which is similar in meaning. चलिए students बताओ, listless, which is the correct answer? Listless का basic मतलब होता है students, just 1 second, yes. The basic meaning of listless is tired. Okay, what is the meaning? Tired. इसका बेसिक मतलब होता है एनर्जी लेस होना, अंडरस्टैंड, एनर्जी लेस. ओके, इसे स्टूडेंट्स हम लोग और कह सकते हैं लैंग्वेज, और पॉसिबली फीलिंग फैटीग. फैटीग का मतलब भी है थकान, अंडरस्टैंड. लिस्टलेस,
एक और बहुत अच्छा सा वर्ड है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लैकाडाइसिकल। लैकाडाइसिकल, अंडरस्टैंड। तो कॉमनली हम लोग यूज नहीं करते हैं, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन स्टूडेंट्स, और भी कुछ वर्ड्स अपन ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जॉस्टेड। ओके, सो व्हेन आई से ओके आई एम एग्जॉस्टेड, मतलब मैं थक कर चूर चूर हो चुका हूं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एग्जॉस्टेड। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सर आपने इतने सारे सिनोनिम्स बता दिए, बट इनमें से कौन सा आएगा? दैट यू हैवंट डिस्कस्ड। Anyway, students, the best part with CUET, even if the meaning is not known, you people see the options. Lively तो students एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है ना? हैप्पी होना, फुल ऑफ एनर्जी। एंथुजियास्टिक भी बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। अब आंसर या तो ब्रिस्क होगा या फिर लेथार्जिक। तो स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, लेथार्जिक। अब ब्रिस्क का मतलब ही होता है स्टूडेंट्स क्विक होना, एनर्जेटिक होना। एनीवे, द ओनली वन ऑप्शन, ऑड वन आउट, दैट इज लेथार्जिक, जिसका मतलब होता है टायर्ड होना, लेजी होना, एनर्जी लेस होना। ओके, सो स्टूडेंट्स, दीज ऑल आर सिनोनिम्स ऑफ लिस्टलेस। चलिए, कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यस, अब कई बार स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आज आई थिंक आउट ऑफ 50 एक या दो क्वेश्चंस तो आप लोग बहुत इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, where you people have to find out what is the correct spelling or possibly which is the wrong spelling. Okay, so students, एक ही word के multiple spellings दे रखी है, and I think इसे discuss करना, इसे judge करना is not so tough. So what is the correct answer? Yes, the correct answer is deteriorate. इसका मतलब क्या होता है? spoil होना, ठीक है? deteriorate, so that becomes the correct answer, C, absolutely. तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग वोकैब की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जब भी कोई नया शब्द आ जाए, ऑल्सो सी व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ दैट। और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसकी स्पेलिंग में स्टूडेंट्स हम लोग कॉमनली मिस्टेक्स करते ही रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ वैक्यूम? बेटा, वैक्यूम क्लीनर होता है ना, तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ वैक्यूम? यस, आई जनरली सी मैक्सिमम स्टूडेंट्स वैक्यूम की स्पेलिंग लिखते हैं VACCUM, but the spelling of vacuum is not correct. The correct spelling of vacuum is VACWUM. This becomes the correct spelling. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें ऑफन स्टूडेंट्स हम लोग गलती करते हैं। जैसे एक और वर्ड मैं लेता हूं, ऑन्टरप्रीनियर। नाउ ऑन्टरप्रीनियर की स्पेलिंग में ऑलवेज बी केयरफुल, ENTRE, दिस बिकम्स द करेक्ट स्पेलिंग। तो कई बार बच्चे ENTER लिखते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। ओके, इनफैक्ट कैलेंडर की स्पेलिंग में भी DAR, दिस इज करेक्ट। तो यहां पर E लेना इज ऑल्सो रॉन्ग, तो बी केयरफुल हियर। चलिए, कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5, टू स्मेल अ रैट, अ डायरेक्ट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन एन इडियम। तो व्हेन आई से टू स्मेल अ रैट, इसका मतलब है स्टूडेंट्स कुछ डाउट होना। तो जब आपको डाउट होता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है, दाल में कुछ काला जरूर है, तो इसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं टू स्मेल अ रैट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेस्ट आंसर है टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और अ डिसीट, कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो इसमें धोखा है। ओके, टू स्मेल अ रैट, ओके, दैट इज द पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, दीज आर नॉट सो टफ क्वेश्चंस, बट स्टूडेंट्स यू पीपल हैव टू इंश्योर ये जो क्वेश्चंस हैं 100% एक्यूरेसी के साथ मिनिमम पॉसिबल टाइम में यू शुड बी एबल टू गिव द करेक्ट आंसर्स। तो इडियम्स ऑफ फ्रेजेस आप लोग रोज पढ़ते रहो। अगले 20 दिन स्टूडेंट्स, अगर हम लोग 30-40 इडियम्स रोज पढ़ते रहें, तो आप जस्ट इमेजिन करो 700-800 इडियम्स वी कैन गो थ्रू। एंड द बेस्ट पार्ट इज, आप लोग ये चिंता मत करो कि सर याद रहेगा कि नहीं, यू कीप रीडिंग। कई सारे इडियम्स में तो एनीवे वी कैन गेस। एट द सेम टाइम, अगर कोई बिल्कुल यूनिक एक अलग से इडियम आ गया, तो अगर आपने कहीं पढ़ा हुआ होगा तो कुछ तो प्रोबेबिलिटी होगी कि याद रहेगा। कई बार बच्चों को मैं देखता हूँ, वो क्या कहते हैं कि सर अब इतने सारे वर्ड्स हैं, इतने सारे इडियम्स हैं, तो क्या क्या करें। इस चक्कर में वो कुछ नहीं करते हैं। तो प्लीज डोंट डू दिस, ठीक है, कुछ ना कुछ तो जरूर करें। यस, एंड जब भी स्टूडेंट्स आप कुछ पढ़ो ना, आप इसी अजम्पशन के साथ पढ़ो कि दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू कम, तो यू स्टडी विद द सेम अजम्पशन, अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस सेलेक्ट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द एक्सप्रेशन Chandu's uniform fits him like a glove.
अब स्टूडेंट्स फिगर्स ऑफ स्पीच कभी ना कभी स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा. पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर, अलिटरेशन, ऑक्सीमोरॉन, ओके, एंटीथेसिस, एजोनेंस, एनाफोरा, ऐसे बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं. ओके, पन, यूफेमिज्म. अरे सर ये भारी भरकम वर्ड्स क्या बता रहे हो, आप तो डरा रहे हो उनको. मैं डरा नहीं रहा हूँ बेटा. ये 20-25 फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं जो कि मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं. मेरा सजेशन है एक बार इस टॉपिक को गो थ्रू कर लो. एनीवे, हमारी जो ऑनलाइन कोर्सेस हैं उनमें तो हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ाते ही हैं. माई वीडियोज़ आर ऑल्सो अवेलेबल एंड उन वीडियोज़ को भी स्टूडेंट्स अगर आप गो थ्रू करोगे यू कैन एक्चुअली कम टू नो अबाउट ऑल द फिगर्स ऑफ स्पीच. बट यस, अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की तो कम से कम वीडियो के बाद आप गूगल करो कि फिगर्स ऑफ स्पीच एंड ट्राई टू रीड समथिंग. एंड इफ यू वांट टू हैव कंप्लीट लेक्चर सीरीज, यस, कमेंट बॉक्स में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. आप अपना मैसेज दे दें एंड आवर टीम विल कांटेक्ट यू. या फिर डिस्क्रिप्शन में माय नंबर इज देयर, आप सीधे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं. माय टीम विल रिप्लाई फ्रॉम हियर. ओके, चलो डन. चंदूज यूनिफॉर्म फिट्स लाइक अ ग्लो. स्टूडेंट, जब दो अनलाइक चीज़ों को मैं कंपेयर करता हूँ, यूनिफॉर्म को मैं कंपेयर कर रहा हूँ ग्लो के साथ, एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स हमने क्या यूज़ किया, लाइक. कभी कभी हम लोग एज भी यूज़ कर सकते हैं. तो यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक एज जब भी मैं यूज़ करता हूँ टू कंपेयर टू अनलाइक थिंग्स, तो इसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं सिमिली. यस, इट इज नोन एज सिमिली. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई मेक अ सेंटेंस लाइक कैमल इज लाइक अ शिप इन द डेजर्ट. So camel is like a ship in the desert. It becomes an example of simile. But when I say camel is a ship in the desert, मैंने like use नहीं किया. So when I say camel is a ship in the desert, then students it becomes a metaphor. Understand? तो metaphor and simile में केवल इतना सा difference है. metaphor में हम लोग like और as use नहीं करते, जबकि simile में we people use it. And what is the meaning of oxymoron? Oxymoron, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज करते हैं, when we use two opposite words together, that becomes an example of oxymoron. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से किसी स्टूडेंट के बारे में that the student is regularly irregular. So when I say regularly irregular, अब ये दो अपोजिट वर्ड्स हैं, दोनों को मैंने एक साथ यूज किया, तो this becomes an example of oxymoron. एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे if I take an example like natural acting. अब आप लोग जस्ट इमेजिन करो, अगर ये एक्टिंग है तो नेचुरल कैसे होगा, और अगर नेचुरल है तो हाउ इट कैन बी एक्टिंग. स्टूडेंट्स, दो अपोजिट वर्ड्स मैं जब एक साथ यूज करता हूं तो दैट एक्चुअली बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन. ओके, और इसी से रिलेटेड एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच होता है which is known as antithesis. My suggestion to all the students, इन दोनों में क्या difference होता है, try to find out. Okay, so this becomes an assignment and you people have to share some examples in the comment box also. तो oxymoron के और examples क्या हो सकते हैं और antithesis के, तो comment box में students आप type करके ज़रूर बताएं. And what is personification? किसी भी नॉन लिविंग थिंग को एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन ट्रीट करना, तो दैट बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. ओके, तो फिलहाल इतना सा ज्ञान मैं आपको दे सकता हूं. चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 7. She gave me water, and students we are supposed to make it passive. Okay, try to understand. She becomes the subject, give becomes the verb, and me becomes a direct object, and water also becomes an object indirect. The students try to understand when I say she gave me water, she gave me water. अब स्टूडेंट्स किसी एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है दैट एक्चुअली बिकम्स द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस. ओके, और अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस भी दो तरह से बन सकता है. अंडरस्टैंड? चलो आराम से सोचो एंड डिसाइड व्हाट इज योर करेक्ट आंसर. She served water to me, ये तो हो नहीं सकता बिकॉज ये भी अपने आप में एक्टिव वॉइस है. अब स्टूडेंट्स, she was given water by me, ये तो स्टूडेंट्स पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा बिकॉज she was not given water, I was given water.
शी वॉज गिविंग वाटर टू मी, अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स, आई बिकम द ऑब्जेक्ट हियर। तो इसीलिए इट इज़ ऑलवेज बेटर या तो सेंटेंस आई से स्टार्ट हो या वाटर से स्टार्ट हो। अब दोनों सेंटेंसेस को पढ़ो एंड यू विल कम टू नो। बेस्ट तरीका, 4 ऑप्शंस, 2 को सबसे पहले रूल आउट करो एंड बचे हुए 2 को ढंग से कंपेयर करो एंड यू विल सी दैट यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर। So I was given water by her. This is absolutely correct. I was given water by her. And water was given by me to her. ये तो स्टूडेंट्स पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, water was given to me by her. Yes. Actually try to understand. Water was given to me. Okay, by her. Right? अब जाकर ये सेंटेंस सही होता। But anyway, fourth option is also not correct because कुछ और ही लिखा है। So we have got only one answer and that becomes second option. So active and passive voice, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। Coming on, what is the meaning of suffix? And moreover, students always be very sure about what is given in the direction. कई बार हम उसमें भी गलती करते हैं and we often commit a mistake. Sophisticated, इसके वैसे मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, अंडरस्टैंड, बड़ा कॉम्प्लेक्स होना, जटिल होना, ओके, या फिर स्टूडेंट्स समवन हु इज वेरी रिच इन एक्सपीरियंस, ओके, नॉलेजेबल, रिच इन एक्सपीरियंस, सच अ पर्सन इज ऑल्सो नोन एज सफिस्टिकेटेड। तो हियर स्टूडेंट्स द बेस्ट आंसर इज, और इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात क्या है, कोई और ऑप्शन क्लोज है ही नहीं। नाइव तो स्टूडेंट्स एक तरह से अपोजिट हो जाता है सफिस्टिकेटेड का। दिस इज अ मैन who does not have much experience. And this man, ये इतना भोला भाला होता है कि बहुत जल्दी से दूसरों पर ट्रस्ट कर लेता है। So naive is a person who trusts others very easily. Okay, so that is the meaning of naive. बड़ा भोला भाला। तो आज की दुनिया में ऐसे पर्सन को foolish या मूर्ख ही माना जाता है, understand? Naive. Simple and easy cannot be the correct answer. So anyway, fourth option is the right answer. And coming on students, the next question, question number 9, to lose face. A very direct question based on idioms and phrases. To lose face, yes, इसका basic मतलब होता है to feel sad, to look angry, to be confused, and the best answer is to lose respect from others. To lose face, बदनाम हो जाना, तो जब स्टूडेंट्स आपका सम्मान खत्म हो जाए, तो एक्चुअली लूज फेस, तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कम से कम ऐसे क्वेश्चंस तो स्टूडेंट्स हम लोग बड़े कॉन्फिडेंटली कर ही लेना चाहिए। एंड फाइनली वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन the structures of the sentence. Coming on the last question, choose the most suitable question tag for the following phrase. Question tag, इस पर भी स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। Now what is the meaning of a question tag? Try to understand. मैं एक सिंपल सा सेंटेंस लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल he is coming. ओके, अब सोचो स्टूडेंट्स, अगर मुझे इसके आगे क्वेश्चन टैग लगाना है, ओके, मुझे एक्चुअली कंफर्म करते हुए क्वेश्चन पूछना है, तो मैं कैसे पूछूंगा? He is coming, isn't he? This becomes the question tag. और अगर सेंटेंस होता he is not coming, he is not coming, तो उस केस में क्वेश्चन बन जाता is he? Yes. तो you people try to understand, जब भी हम क्वेश्चन टैग लगाए, 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखो। हम यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, ओके। सेकेंड, if the sentence is positive, the question becomes negative. And if the sentence is negative, the question becomes in a positive sense. So this is known as question tag. Okay? चलिए स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। Come on, tell me what is the correct answer. See, हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं? Will. And they will solve it. It becomes a positive sentence. Okay? तो अब इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स, they will solve it, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा will not they, will not they, this becomes, और will not का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? won't. Therefore students, the correct answer is won't they, won't they. can't they is not correct. will they, ये पॉजिटिव हो नहीं सकता। wouldn't they, जब यहाँ पर will है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर wouldn't लेना is also not correct. So the correct answer is won't they. Okay? अगर यहाँ पर होता they would solve it, तो आंसर हो जाता wouldn't they. अगर वहां पर होता they can solve it, तो आंसर बन जाता can't they. तो इस तरह से स्टूडेंट्स, you people have to be careful about the question tag.
तो थोड़ा सा इस पर और रिसर्च कर लो, एक क्वेश्चन तो कम से कम क्वेश्चन टैग पर जरूर आता है। ओके, चलिए, सो स्टूडेंट्स, बाय दिस द सेशन गेट्स ओवर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड इफ यू वांट मी कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर और हम लोग वीडियोस बनाएं तो यस, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताओ अपने कमेंट्स करके किस पर आप वीडियोस चाहते हैं। ओके, so give your best, we are with you. Thank you very much.